जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अप्रैल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें 15 सवाल होंगे और इसके आगे के जो सवाल हैं वो हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट अब क्वेश्चंस हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि अप्रैल जो है वो आपका लगभग 4-5 महीने 5-6 महीने पहले हम पहुंच चुके हैं। जो एग्ज़ामिनेशन होना है अपना, उसके पहले हम जब मार्च, फरवरी और जनवरी वहाँ देखेंगे तो और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से किसको हाल ही में इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से नवाजा गया है? यानी निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: जुबिन मेहता, किश्वर नहीत, अशोक नरहर और मीना चरांदा। तो जिनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्रैल के महीने में, वो है मीना चरांदा। तो मीना चरांदा जी हैं, इनको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो बात करें मीना चरांदा जी की, तो ये प्रोफेसर हैं कालिंदी कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उसमें ये प्रोफेसर हैं। और इन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है, एक प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। तो 2024 के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है और उन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके बेहतरीन काम के लिए, जो उन्होंने समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में दिया है अपना योगदान। उसी योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, जूडिथ सुमिनवा टुलुका, जिन्हें पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, वो कौन से देश की हैं, आपको ये बताना है। यानी जूडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं अफ्रीका देश के, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जूडिथ सुमिनवा तुलुका जी अपॉइंट हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका जी को अपॉइंट किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो देखिए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश भी अल्जीरिया है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। उसके बाद जब हम बात करेंगे अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश की, तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और अगर हम बात करेंगे कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। लगभग 21 करोड़ के आसपास की इसकी जनसंख्या है और पूरे अफ्रीका का लगभग 16% के आसपास आबादी जो है वो नाइजीरिया अपने अकेले पास में रखता है। परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। परमवीर चक्र गार्डन, जिसमें 21 परमवीर चक्र अवार्डी जो हैं उनको दर्शाया गया है, उनके स्टैचू को बनाया गया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो परमवीर चक्र विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाले परमवीर चक्र उद्यान के नाम से प्रसिद्ध उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये 4 राज्य आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ये गवर्नर है इमेज में, एन रवि, इन्होंने ही उद्घाटन किया है तमिलनाडु में परमवीर चक्र गार्डन का, जिसमें 21 अभी तक परमवीर चक्र जो अवार्डी हैं जिन्होंने परमवीर चक्र को जीता है, उनकी स्टैचू, उनके बारे में इतिहास वहाँ पर आपको उस गार्डन में देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ताम्बरम एक जगह है, वहाँ पर कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कठिया गेहूं कौन से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हाल ही में एक प्रतिष्ठित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से नवाजा गया है? अब ये आप कठिया गेहूं को देख सकते हैं, लाल रंग में थोड़ा सा आपको दिख रहा है। तो कठिया गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, जिसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत, जिसे हम जीआई टैग भी बोलते हैं, उसे प्रदान किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। रोहिलखंड का है ये कठिया गेहूं, अवध में उगता है, पूर्वांचल में, या फिर बुंदेलखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी,
बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में ये कठिया गेहूं को उगाया जाता है, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जो गेहूं उगता है इसे हम कठिया गेहूं कहते हैं। ये पहला फार्म प्रोड्यूस है उत्तर प्रदेश का जिसको जीआई टैग मिला है, यानी यह सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश की यह पहली कृषि उपज है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो कठिया गेहूं आप देख रहे हैं इसे हम दुरूम गेहूं के नाम से भी, ड्यूरम गेहूं के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लाल गेहूं भी कहते हैं और इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से ये काफ़ी हेल्दी है। तो ग्लूटेन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे वो आपका साइंस का पोर्शन हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में भी जो कुछ साइंटिफिक चीज़ें, जो साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप उसको पढ़ते हुए चलें या हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें पढ़ते हुए चलें तो आपकी स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होता रहता है। अगला सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक फिल्म है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है 4 अप्रैल को। आपको बताना है कि इस फिल्म का नाम क्या है। यानी भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का नाम क्या है जिसका ट्रेलर 4 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IRAH इस मूवी का नाम है और इसे 4 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच इस विषय पर भारत की पहली हिंदी फिल्म IRAH का ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया। यही उसमें बातें लिखी गई हैं। एयरफोर्स का सबसे बड़ा एक्सरसाइज जिसे हम गगन शक्ति के नाम से जानते हैं, गगन शक्ति 2024 किस राज्य में कंडक्ट किया गया। यानी वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में या फिर राजस्थान में इसे आयोजित किया गया। तो एक्सरसाइज गगन शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यूपीपीसीएस में अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछ लिया था कि कौन से राज्य में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा डी, राजस्थान में एयरफोर्स का सबसे बड़ा एक्सरसाइज गगन शक्ति जो है उसे आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयरफोर्स का सबसे बड़ा अपना एक्सरसाइज है। दूसरा, 10 दिनों तक ये चला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार सन 2018 में एयरफोर्स ने इस तरह का कोई अभ्यास किया था। तो वायुसेना का ये सबसे बड़ा जो अभ्यास है ये 2018 में पिछली बार आयोजित हुआ था। लगभग 6 सालों के बाद गगन शक्ति आयोजित हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पिछली बार 5 साल पहले हुआ था या हर साल आयोजित की जाती है या 10 साल बाद हो रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, पोखरन, जहाँ पर हमने एटॉमिक बम भी कई बार टेस्ट किया है, तो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये आपका जैसलमेर ज़िले में है। तो हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन बनाने में वो आपसे ज़िले का भी नाम लिख दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल कम चांस है इसमें कि ऐसा सवाल पूछेंगे। फिर भी आप तैयार रहिए। जैसलमेर ज़िला है राजस्थान में, वहाँ पे पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। 10 दिनों तक ये चला था। दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज, जिनकी मृत्यु 114 सालों में हुई, तो वो 114 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से देश के रहने वाले थे, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कनाडा या वेनेजुला। तो विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज, जिनकी 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वो किस देश के थे, ये आपको बताना है। मेक्सिको के थे, अर्जेंटीना के थे, कनाडा के थे या फिर वेनेजुला के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वेनेजुला। अब जब भी वेनेजुला की हम लोग बात करते हैं तो वेनेजुला में 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। जैसे मैराकाइबो है, कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन आपको ध्यान रखना है मैराकाइबो पोर्ट जो है वो एक तो इसलिए भी फेमस है क्योंकि सबसे अधिक बिजली पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ के मैराकाइबो लेक पर गिरती है। लगभग 233 बिजली 1 किलोमीटर स्क्वायर में गिरती है, तो इसलिए भी ये बहुत बड़ा पर्यटक जगह है। और मैराकाइबो पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है वेनेजुला का, इसको ध्यान रखिएगा। वेनेजुला कोलंबिया के बगल में आपको देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान जुआन विंसेंट पेरेज 114 वर्ष की आयु के थे, वो वेनेजुला के रहने वाले थे। यही डिटेल इसमें लिखा गया है। इंडिया प्लान कर रहा है पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बनाने का किस राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत अपना पहला
वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण किस राज्य में बनाने की योजना बना रहा है, आपको ये बताना है। यानी कॉमर्शियल पर्पज के लिए जैसे हम तेल मंगवाते हैं, अब उसका इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, कई तरह के वाहनों में यूज़ हो रहा है, तो ये वाणिज्यिक उद्देश्य के हिसाब से हम तेल, कच्चे तेल का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारत जो है एक भंडारण बनाना चाहता है। आपको यही बताना है प्रश्न में कि कौन से राज्य में भारत इस कॉमर्शियल, इस वाणिज्यिक प्रयोग के लिए, कच्चे तेल के लिए, उस कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण बनाना चाहता है, यानी कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत बनाना चाहता है, ताकि मान लीजिए कभी सप्लाई की कोई दिक्कत हो गई, दो देशों में आपस में कोई लड़ाई हो गया या किसी भी तरह की समस्या हमें मिलता है सप्लाई मिलने में, तो भारत में 2-3 दिन, कुछ दिनों के लिए किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए, इसलिए भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना चाहता है। आपको यही बताना है कि कौन से राज्य में बनाना चाहता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर के पहले आप यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट, ये पद्दूर में है। और पद्दूर आपका कहाँ पर है? पद्दूर आपका कर्नाटक में है, ठीक है। ये पद्दूर एक जगह है, पद्दूर, तो वहीं पर ये कर्नाटक में है। वहाँ पर भारत सरकार सोच रही है कि ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाए। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खपत करने वाला है तेल का देश, मतलब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खपत करने वाला देश है, साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा तेल के आयात करने वाला देश है। तो यानी इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर। दूसरी चीज़, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या है? एक मान लीजिए किसी खास काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए सरकार का यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने का मन है, तो टेम्पररी कुछ समय के लिए सरकार एक कंपनी बना देती है, उसको जिम्मेदारी सौंप देती है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो वो बनाई गई जो संगठन है, जो बॉडी है, जो कंपनी है, उसको सरकार फिर भंग कर देती है। तो उसी के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को तैयार किया गया है, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम करेगा। और कर्नाटका का जो ये पड्डूर है, पड्डूर है, ये 2.5 मिलियन टन का यहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 4 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत का पहला खुद का बनाया हुआ जीन थेरेपी, कैंसर से लड़ने के लिए जो जीन थेरेपी है, वो किस आईआईटी में जाके उन्होंने उद्घाटन किया। यानी 4 अप्रैल को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया, यही आपको बताना है। 4 आईआईटीज़ के नाम आपको दिए हुए हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने भारत के पहला बनाया गया खुद से जीन थेरेपी का, जो कैंसर से लड़ने के लिए जीन थेरेपी होती है, उसका उद्घाटन उन्हें आईआईटी बॉम्बे में किया। देखिए यहाँ पर मेंस के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो इसका नाम है CAR-T सेल थेरेपी। ये CAR-T सेल थेरेपी को समझना है अगर आपको, तो मेंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आईआईटी का भी नाम आप याद रखते हैं और कौन सी थेरेपी है, CAR-T सेल थेरेपी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेशनल मैरीटाइम डे यानी भारतीय समुद्री, यानी इसे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये हर साल मनाया जाता है उन इंडिविजुअल्स को ऑनर करने के लिए जिन्होंने एक्सेप्शनल अचीवमेंट किया है भारतीय मैरीटाइम सेक्टर में। यानी भारतीय समुद्री क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो हम हर साल कौन से दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस डेट को मनाते हैं, तो वो तारीख है 5 अप्रैल। इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। तो इसी दिन 5 अप्रैल सन 1919 में पहला भारत का ओन्ड, मतलब पहला कोई ऐसा जहाज जिसका मालिक भारतीय हो, ठीक है। तो इस तरह का कोई जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, वो मुंबई से लंदन के लिए रवाना की गई थी। इसीलिए इस दिन को हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाता है।
दूसरी चीज़ हम लोग ध्यान दें तो थीम क्या था, थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे, देखिए ये तो नेशनल मैरीटाइम डे है, जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो हर साल मनाया जाता है लास्ट थर्सडे जो होता है सितंबर का उसमें, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2024 में ये 26 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला सवाल ये है कि भारत, जो ए के मोहंती जी हैं, ये हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, इनका बयान था कि भारत 2047 तक कितने मेगावाट न्यूक्लियर पावर बनाने का प्लान कर रहा है, कि यानी न्यूक्लियर पावर जो होगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो होगी, तो कितने मेगावाट बिजली हम 2047 तक उत्पादन कर रहे होंगे। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन जो हैं ए के मोहंती जी के द्वारा कहा गया था। आपको बताना है कि 2047 तक भारत कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से करेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख मेगावाट की परमाणु ऊर्जा, मतलब 1 लाख मेगावाट की बिजली हम परमाणु ऊर्जा की मदद से सन 2047 में प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उत्पादन उसका कर रहे होंगे। यही बात ए के मोहंती जी ने कही है, यहाँ पे भी वही बात लिखी है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल हम कौन से दिवस में, कौन सी तारीख को मनाते हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग डेट भी है। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तिथि भी है। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तिथि भी है, इसलिए हम लोग उस दिन हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ये कौन सा डेट है, ये डेट है 7 अप्रैल, इसको ध्यान रखिएगा। तो बात करें 7 अप्रैल के अलावा, तो 2024 में जो थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का, वो था माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और हेडक्वार्टर की बात करें WHO की, तो वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। अगला सवाल है, कौन सा कॉरपोरेशन है, ये जो भी बिजली उत्पादन करने वाले कॉरपोरेशन हैं, कौन सा इनमें से ऐसा कॉरपोरेशन है जिसने भारत का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया 24 अप्रैल 2024 को। यानी 24 अप्रैल 2024 को किस निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसका राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश में पहला बहुउद्देशीय यानी फर्स्ट मल्टीपर्पज़ हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन पे, जो कि झकरी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा पोर्ट है, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पे डेवलप होगा, उसका अप्रूवल उसे मिल चुका है। यानी किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी गई है, कांडला पोर्ट को, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम या फिर विझिंजम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विझिंजम पोर्ट, जो कि अडानी को दी गई है। और गौतम अडानी के पास ये विझिंजम पोर्ट है, उनको डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है, ये केरल में पड़ता है। देखिए ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या है, जैसे ये अपना भारत है, भारत में मान लीजिए एक बड़ी सी शिप आती है, एक बड़ी सी शिप आती है और उनका माल यहाँ लोड होता है कहीं पे बेंगलुरु पोर्ट पे। अब बेंगलुरु पोर्ट पर है, बट उनका जो सामान है वो पहुंचना चाहिए विशाखापट्टनम पोर्ट पे। अब ये यहाँ से जहाज जा नहीं सकता, तो ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या है कि ये जैसे विझिंजम पोर्ट है, मान लीजिए केरल में विझिंजम पोर्ट है, तो यहाँ पर इस बड़ी सी समुद्री जहाज का माल यहाँ उतरेगा, उसके बाद छोटे छोटे जो जहाज होंगे उनमें लोड होगा और फिर उसे विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुँचा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा कोई जहाज का जो लोड है, सामान है, गुड है, उसको किसी एक पोर्ट पे आपने रखा और फिर ये फाइनल पोर्ट नहीं है, मतलब सामान यहाँ नहीं उतरना था, उतरना था कहीं और, तो वहाँ पे भी छोटे छोटे जहाज़ों में उसे बांट के आपने पहुँचा दिया जहाँ पर उसे पहुँचना था। तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और इसी को, ये विझिंजम पोर्ट को इसी तरीके से ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर तैयार किया जाएगा। और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है जो अडानी की कंपनी विझिंजम गौतम अडानी को दिया गया है, और ये विझिंजम पोर्ट नाम है केरल में, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रांसशिपमेंट क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया है।
और आखिरी सवाल ये है कि कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने नई वैक्सीन रोल आउट की है मेनिनजाइटिस के लिए। यानी कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए नया टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, यानी उस देश में पहला वैक्सीन तैयार हो गया मेनिनजाइटिस के लिए, उसने लगा लिया। तो वो है केनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका या नाइजीरिया। आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइजीरिया। यानी नाइजीरिया वो पहला देश है जिसमें मेनिनजाइटिस के लिए नया टीका लगाया गया है और वो दुनिया का पहला देश ऐसा बन चुका है। देखिए 5 तरह के मेनिनजाइटिस के रूप होते हैं, तो एक टीका आप लगा लीजिए और वो पांचों के पांचों तरीके को उसमें शामिल हो जाए, कवर कर लेगा, शामिल कर लेगा। नाइजीरिया की जहाँ तक बात है तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कॉन्गो गणराज्य जो था। और नाइजीरिया जो है वो सबसे अधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका का। इस बात को ध्यान रखना है आपको। और ये जो वैक्सीन है मेनिनजाइटिस वाली, इसका नाम है MEN5CV। ये 5 वही बता रहा है आपको कि 5 तरह की जो मेनिनजाइटिस के उपभेद होते हैं वो एक ही टीका से आपका पूरा हो जा रहा है। तो इसका नाम याद रखिएगा, MEN5CV। तो आगे का जो करंट अफेयर्स है अपना अप्रैल का, वो हम लोग 1-2 दिनों में दोबारा देख लेंगे और पूरी कोशिश होगी कि अप्रैल का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाए। एक बार जनवरी तक हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जब देख लेंगे, उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा और थोड़ा बहुत करंट अफेयर जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो भी अलग से आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। सितंबर तक आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होने वाला है, अक्टूबर भी नहीं जाएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर होता है तो हम लोग देखते रहेंगे, बस आप रिवीजन करते रहिए। और जो भी आप लोगों को जो लोग भी आप लोगों में से फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल को जो दिया जाता है 3-3 दिन का, तो आप लोग उसके हिसाब से चलिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से करते रहिए पढ़ाई अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।